We have to start with the introduction to AC drives. Abhi tak we have studied the DC drives. Now we have to switch to AC drives. तो AC drives क्या है आपका? It is a configuration that consists of power electronic devices and controllers responsible for control of AC motors. तो पिछले टॉपिक्स में हम डील कर रहे थे डीसी मोटर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कंट्रोलर्स हम यूज कर रहे थे फॉर कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर्स. सो इन एसी ड्राइव्स वी आर यूजिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कंट्रोलर्स एंड वी आर कंट्रोलिंग एसी मोटर्स. तो ये जो हमारा कंट्रोल है, दिस कैन बी स्पीड कंट्रोल और दिस कैन बी टॉर्क कंट्रोल, करंट कंट्रोल, यू कैन गो फॉर पोजीशन कंट्रोल. और जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप फॉर द कंट्रोल ऑफ एसी ड्राइव्स दैट यू विल यूज, दे आर, आप इन्वर्टर्स यूज कर सकते हो या आप साइक्लो कन्वर्टर्स यूज कर रहे हो. इन्वर्टर्स में आपका इनपुट डीसी होगा एंड देन यू विल चेंज इट टू अ वेरिएबल एसी, एंड यू कैन ऑल्सो यूज साइक्लो कन्वर्टर्स. और जो कंट्रोलर्स आप यहाँ पे यूज करोगे, आप अभी जो 8SEM के प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, तो वहाँ पर ऑलरेडी आप पीआई कंट्रोलर्स यूज करते हो. देयर कैन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंट्रोलर्स या फजी लॉजिक बेस्ड कंट्रोलर्स. तो ये सब चीज़ें हमें देखनी है इन एसी ड्राइव्स. और जो मोटर्स हैं आपके आपके एसी मोटर्स, क्योंकि एट द हार्ट ऑफ ड्राइव्स इज ए मोटर. सो सिंस वी आर डीलिंग विद एसी मोटर्स, तो हमारे पास कौन कौन से एसी मोटर्स हैं? वी हैव इंडक्शन मोटर, synchronous motor, permanent magnet synchronous motor, reluctance motor and BLDC motor. जो AC ड्राइव्स हैं, ये इनको अर्लियर क्या माना जाता था? दे वर यूज्ड एज फिक्स्ड स्पीड ड्राइव्स. तो जहाँ पर आपकी स्पीड ज़्यादा चेंज नहीं होती थी, वहाँ पर हम AC ड्राइव्स को यूज़ करते थे. ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जो AC ड्राइव्स हैं, यहाँ पर जो स्पीड कंट्रोल है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू द DC ड्राइव. तो जो हमारा डीसी ड्राइव्स थी, वहाँ पर हम क्या देख रहे थे? जो हमारा टॉर्क और फ्लक्स था, तो हम उसको डिकपल कर सकते थे, जिससे जो हमारा स्पीड कंट्रोल था दैट वाज इजी. लेकिन इसी जो आपकी एसी ड्राइव्स होती हैं, इसमें जो फ्लक्स और टॉर्क होता है, इट्स नॉट इजी टू डिकपल फ्लक्स एंड टॉर्क. तो जिसकी वजह से क्या होता है? जो हमारा स्पीड कंट्रोल है दैट इज कॉम्प्लेक्स इन एसी ड्राइव्स. और एसी ड्राइव्स में भी अगर आप एसी मोटर्स देखोगे, अगर आप इंडस्ट्री में जाओगे, तो 80 to 90% ऑफ द टाइम्स व्हेन यू गो टू द इंडस्ट्री, द मोटर दैट यू विल एनकाउंटर, इट इज द इंडक्शन मोटर. इसी वजह से जो आपका इंडक्शन मोटर होता है, वी कॉल इट द वर्क हॉर्स ऑफ इंडस्ट्री. तो जो आपकी इंडस्ट्री होती है, उसमें इंडक्शन मोटर को कहा जाता है वर्क हॉर्स ऑफ इंडस्ट्री, क्योंकि इसका जो ये एक रगेड टाइप का मोटर है. ख़राब से ख़राब कंडीशंस भी अगर होंगी, तो आपका इंडक्शन मोटर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देता है. तो बट एसी ड्राइव्स के साथ यही प्रॉब्लम थी पहले के, इसको हम बस फिक्स्ड स्पीड के लिए यूज़ करते थे. जो डीसी ड्राइव्स थी आपकी, डीसी ड्राइव्स उधर पे जो स्पीड कंट्रोल था दैट वाज इजियर, दैट वाज बेटर. तो जहाँ पर आपको वेरिएबल स्पीड चाहिए होती थी, वहाँ पर हम क्या कर रहे थे? हम डीसी ड्राइव्स का यूज़ कर रहे थे. फिर आता है आपका ईयर 1957, जो एसी ड्राइव्स के लिए गेम चेंजर बना. 1957 में क्या हुआ आपका कि जो आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें इम्प्रूवमेंट की वजह से क्या हो गया? जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है, इसमें जो इम्प्रूवमेंट्स आ गई, सो देयर वाज एन इमर्जेंस ऑफ थायरिस्टर्स आपके आ गए 1957. तो इसकी वजह से क्या हो गया? इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरिएबल स्पीड इंडक्शन मोटर ड्राइव्स. तो इनकी वजह से क्या हो गया? जो हमारी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई, इसकी वजह से अब क्या होने लगा? हमने देखा कि जो हमारी एसी ड्राइव्स थी, उनको भी अब हम यूज करना स्टार्ट कर दिया फॉर वेरिएबल स्पीड. पहले हम सिर्फ फिक्स स्पीड के लिए यूज कर रहे थे, अब वेरिएबल स्पीड के लिए हम एसी ड्राइव्स को हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया. क्योंकि जो आपका ये इंडक्शन मोटर है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर हो गया,
इनकी इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं और डीसी मोटर्स। तो ये प्रिडिक्ट किया गया था कि कुछ टाइम के बाद जैसे आपकी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी आ गई, तो अब आप क्या कर पा रहे थे कि ये जो कॉम्प्लेक्स स्पीड कंट्रोल था आपका, हम ये अचीव कर पा रहे थे। तो ये प्रिडिक्ट करना स्टार्ट हो गया कि अब एसी ड्राइव्स जो हैं दे विल कंप्लीटली, वो अब डीसी ड्राइव्स को रिप्लेस कर देंगे। लेकिन कुछ हर्डल्स आ गई जिसकी वजह से जो ये एसी ड्राइव्स हैं ये कंप्लीटली डीसी ड्राइव्स को मार्केट से एलिमिनेट नहीं कर पाई। अभी भी अगर आप मार्केट में जाओगे तो डीसी ड्राइव जो है हमारी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ शेयर ऑफ दैट मार्केट इज शेयर्ड बाय द डीसी ड्राइव्स या डीसी मोटर्स। आपके इंडक्शन मोटर का सबसे अच्छी जो एडवांटेज क्या है, एक तो ये इट्स इसका अगर प्राइस देखोगे सो इट्स चीपर। डीसी मोटर से अगर आप डीसी मोटर लेने जाओगे और उस हिसाब से अगर आप इंडक्शन मोटर देखोगे सो इंडक्शन मोटर इज चीपर देन द डीसी मोटर। लेकिन जो आपका कन्वर्टर है और कंट्रोल सर्किट है जो रिक्वायर्ड होता था फॉर एन इंडक्शन मोटर ड्राइव, वो एक्सपेंसिव था एज कंपेयर टू दैट फॉर ए डीसी ड्राइव। इंडक्शन मोटर तो आपका जो था इट वाज चीप, बट जो आपका जब आप इंडक्शन मोटर प्लस कन्वर्टर प्लस कंट्रोलर, जब आप ये तीनों चीजें इनकॉर्पोरेट कर रहे थे, सो आप क्या देख रहे थे कि दिस वाज कॉस्टलियर देन डीसी ड्राइव्स। अभी मैं पुरानी बात कर रहा हूँ ये। तो जैसे ही समझो 1957 में विद द इमर्जेंस ऑफ सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी आपकी जैसे इंप्रूव हो गई, तो इंडक्शन मोटर आपका ऑलरेडी चीपर था, सब ने बोला कि अब ये इसको रिप्लेस कर देगी डीसी ड्राइव्स को। लेकिन जब देखा गया कि जब आपका इंडक्शन मोटर कंट्रोलर्स कन्वर्टर्स, जब हम इन तीनों को ऑन द होल देख रहे थे, ये कॉस्टलियर हो रहा था देन डीसी ड्राइव्स। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, जो टोटल कॉस्ट थी आपकी इंडक्शन मोटर ड्राइव की या एसी ड्राइव की, दिस वाज सिग्निफिकेंटली हायर देन दैट ऑफ ए डीसी ड्राइव। और सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो डीसी ड्राइव की टेक्नोलॉजी थी वो वेल एस्टेब्लिश्ड थी। किसी वेल एस्टेब्लिश्ड जो आपका टेक होता है उसको रिप्लेस करना डिफिकल्ट होता है। तो वहां पर मतलब एक रिलक्टेंसी थी लोगों को, ये आ रही थी कि डीसी ड्राइव से स्विच करना, क्योंकि वो बोल रहे थे कि यहाँ का जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो हमने कंट्रोलर सब है, वो वेल एस्टेब्लिश्ड टेक्नोलॉजी है। अब एसी पे स्विच करना थोड़ा सा उनको उसमें इशू आ रहा था। और एक और चीज, जैसे ही आपकी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, तो ऐसा तो नहीं ना हो सकता है कि उसका जो फायदा था वो सिर्फ आपकी एसी ड्राइव्स को ही मिला। जब सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, आपकी एसी ड्राइव्स जो थी, आपने देखा कि उसमें इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो गया। जब एसी ड्राइव्स में इंप्रूवमेंट आ गया, डीसी ड्राइव्स में इंप्रूवमेंट क्यों नहीं आएगा? तो जैसे जैसे एसी ड्राइव्स आपका वो इम्प्रूव होता गया, उसकी रिलायबिलिटी बढ़ती गई। पहले माना जाता था कि एसी ड्राइव्स जो है वो कम रिलायबल है, फिर जैसे ही आपकी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, आपकी एसी ड्राइव्स भी रिलायबल तरीके से वर्क करना उन्हें स्टार्ट कर दिया। एक कॉम्प्लेक्स स्पीड कंट्रोल अचीव करना, इट बिकेम पॉसिबल। तो जैसे ही आपके ये समझो आपके डिजिटल आईसीज ये टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, वीएलएसआई टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, तो सिमिलर इंप्रूवमेंट्स डीसी ड्राइव्स में भी आ गई। तो इन सब चेंजेस की वजह से क्या हो रहा था कि आपकी जो डीसी ड्राइव्स हैं वो कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर पाया एसी ड्राइव्स। लेकिन अगर अभी भी आप देखोगे मेजोरिटी ऑफ वेरिएबल स्पीड एप्लीकेशन अभी भी डीसी ड्राइव्स को ही एम्प्लॉय कर रहा है, लेकिन एसी ड्राइव्स को बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जहां पर आपकी एसी ड्राइव्स को वो आप रिप्लेस कर रही हैं आपकी डीसी ड्राइव्स को। क्योंकि अब क्या हो रहा है विद टाइम, ये जो कॉस्ट वाला फैक्टर था जहां पर आपका इंडक्शन मोटर प्लस कन्वर्टर प्लस कंट्रोलर ये कॉस्टलियर हो रहा था देन डीसी ड्राइव्स। लेकिन आज अगर आप करंट सिनेरियो देखोगे 2021 का, ये जो गैप है ऑफ कॉस्ट ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। इसकी वजह से अब क्या हो रहा है, जो आपका एसी ड्राइव्स है वो एक स्ट्रॉन्ग टक्कर दे रहा है टू डीसी ड्राइव्स। और आजकल क्या आप देखोगे कि अब एसी ड्राइव्स ही ज़्यादा डोमिनेंट है ओवर डीसी ड्राइव्स। तो ये तो है अबाउट कैसे आपकी आपका एसी ड्राइव्स होती क्या हैं, और कैसे अब एसी ड्राइव्स जो हैं वो स्लोली एंड स्टेडीली जो आपकी डीसी ड्राइव्स हैं उनको ये ओवरटेक कर रहे हैं। थोड़ा एक चीज़ है कि एसी ड्राइव्स में क्या होता है, जो स्पीड कंट्रोल है दैट इज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर देयर इज
inherent coupling between flux and torque. और इन सब जो आपके मैंने एसी मोटर्स यहाँ पर आपको बताएं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मोटर है दैट इज द इंडक्शन मोटर, क्योंकि 80 to 90% एप्लीकेशंस में आप इंडक्शन मोटर को ही देखोगे, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं वर्क हॉर्स ऑफ इंडस्ट्री। इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है इट हैज़ ए रगड कंस्ट्रक्शन, इकोनॉमिकल होता है, इसका जो डिज़ाइन है वो इकोनॉमिकल है, रिलायबिलिटी भी इस इंडक्शन मोटर की बहुत अच्छी होती है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज द स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। तो अगर आपको स्पीड कंट्रोल करना है इंडक्शन मोटर का, हमारे पास 3 टेक्निक्स होती हैं। पहली टेक्निक है हमारी स्केलर कंट्रोल, दूसरी टेक्निक है हमारी वेक्टर कंट्रोल, एंड देन देयर इज अ थर्ड टेक्निक दैट लाइज समवेयर बिटवीन द स्केलर कंट्रोल एंड वेक्टर कंट्रोल, दैट इज द डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल। नाम से ही आप देखोगे कि जो स्केलर कंट्रोल है, स्केलर का मतलब मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर जो हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं हम उन पैरामीटर्स का मैग्नीट्यूड वेरी करते हैं। तो जैसे आप वोल्टेज को वोल्टेज मैग्नीट्यूड चेंज करोगे, आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे, उससे जो स्पीड कंट्रोल आपको मिलता है दैट स्पीड कंट्रोल इज कॉल्ड द स्केलर कंट्रोल। इसके बाद द सेकेंड मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल इज द वेक्टर कंट्रोल। वेक्टर उधर नाम ही आपको पता है, वेक्टर में क्या होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसमें आप क्या करते हो, वेक्टर कंट्रोल में आप क्या करते हो, मैग्नीट्यूड एज वेल एज इसमें आप फेज को भी कंट्रोल करते हो। तो जब आप मैग्नीट्यूड एज वेल एज फेज को कंट्रोल करते हो, उससे जो हमें स्पीड कंट्रोल मिलता है उस कंट्रोल को हम बोलते हैं वेक्टर कंट्रोल। काम कर लेता हूँ। वी हैव स्केलर कंट्रोल जहाँ पर आप मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हो, वेक्टर कंट्रोल जहाँ पर मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है एज वेल एज फेज, और उससे जब आप स्पीड को चेंज करते हो यू विल कॉल दैट वेक्टर कंट्रोल। थर्ड है ये, दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल, इन दोनों के बीच में कहीं पर लाई करता है। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वी कंट्रोल द टॉर्क ऑफ द इंडक्शन मोटर, एंड बाय कंट्रोलिंग द टॉर्क वी चेंज द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर। ये हमें सबसे लास्ट में ये सब वाला पढ़ना है। So for deriving the mathematical model of induction motor, हमारे पास दो तरीके हैं। एक होता है हमारे पास होता है एक तो स्टेडी स्टेट मॉडल, और दूसरा होता है हमारे पास डायनेमिक मॉडल ऑफ इंडक्शन मोटर। हमारे पास दो मॉडल्स हैं, फर्स्ट वन इज द स्टेडी स्टेट मॉडल एंड द सेकेंड वन इज द डायनेमिक मॉडल। तो ये जो स्टेडी स्टेट मॉडल है, यहाँ पर हम यही स्केलर कंट्रोल यूज करते हैं। यहाँ पर आप बेसिकली स्टेडी स्टेट मॉडल में क्या करते हो, हम यहाँ पर जो आपका पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट है ऑफ इंडक्शन मोटर, हम पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट लेते हैं ऑफ इंडक्शन मोटर, और यहीं से हम जो आपके स्टेडी स्टेट वोल्टेज हैं इसके वैल्यूज हमें मिलते हैं, आपकी जो स्टेडी स्टेट करंट होगी, स्टेडी स्टेट पावर लॉसेस हैं, वो सब आपको स्टेडी स्टेट मॉडल से मिलते हैं। इसके अलावा जो आपका दूसरा मॉडल होता है दैट इज द डायनेमिक मॉडल। इसमें हम क्या करते हैं, वी टेक इनटू अकाउंट द ट्रांजिएंट बिहेवियर। इसमें आपके वो डिफरेंट क्वाड्रेचर कंपोनेंट्स हम देखते हैं, वोल्टेजेस, ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ करंट, वोल्टेजेस। स्टेडी स्टेट मॉडल में क्या होगा, हम यहाँ पर हम स्केलर कंट्रोल अप्लाई करते हैं, वी चेंज द मैग्नीट्यूड्स, और इस मॉडल के लिए हम स्टेडी स्टेट मॉडल के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टेडी स्टेट मॉडल में आप क्या यूज करोगे, यू यूज द पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट एंड यूजिंग द पर फेज, जो आपने ऑलरेडी मशीन्स में पढ़ा है। तो हम स्टेडी स्टेट मॉडल में यही पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट लेते हैं, और फिर आपको यहाँ से आपको स्टेटर करंट का वैल्यू पता चलेगा, जो ये रेजिस्टेंसेस हैं, रिएक्टेंस है, आपके कोर कंपोनेंट्स हैं रोटर साइड का, ये सब आपको पता चलेगा, आपको पावर लॉसेस के बारे में पता चलेगा, एफिशिएंसी के बारे में पता चलेगा। तो दिस थिंग कम्स इन द स्टेडी स्टेट मॉडल। और स्टेडी स्टेट मॉडल का बेस क्या होता है, आपका पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट।
आगे जाने से पहले कुछ हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए अबाउट इंडक्शन मोटर। तो उसमें सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। कैसे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। सो व्हेन अ थ्री फेज वाइंडिंग बैलेंस्ड इन स्पेस कैरीज थ्री फेज करंट्स बैलेंस्ड इन टाइम, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और ये जो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड होती है ये रोटेट करती है एट सिंक्रोनस स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द वाइंडिंग स्ट्रक्चर in a direction from leading phase magnetic axis to lagging phase magnetic axis। और जो ये resultant flux आपका होगा ये साइनोसाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इन स्पेस और इसका एम्पलीट्यूड होता है 1.5 टाइम्स जो आपका मैक्सिमम फ्लक्स है। और जो रिजल्टेंट होता है इट इज अ लाइन विद एन एक्सेस ऑफ दैट फेज विच कैरीज पीक करंट। अब इसका मतलब क्या है, आपके पास ये थ्री आपके पास ये तीन वाइंडिंग्स हैं। आपकी ये है एक फेज की वाइंडिंग, ये आपकी सेकेंड फेज की वाइंडिंग है और ये आपकी थर्ड फेज की वाइंडिंग है। ये तीनों वाइंडिंग्स जो हैं दे आर बैलेंस्ड इन स्पेस, यानी ये है 120 डिग्रीज अपार्ट। आपकी ये जो ए वाइंडिंग है 120 डिग्रीज इन स्पेस, उसके बाद आपकी बी वाइंडिंग होगी और आफ्टर 120 डिग्रीज आपकी सी वाइंडिंग होगी। तो यहाँ पर क्या आप देख रहे हो, जो आपकी वाइंडिंग है ये 120 डिग्री अपार्ट वाइंड की गई है। तो अब आपके पास आ गई थ्री फेज वाइंडिंग्स जो बैलेंस्ड इन स्पेस है। उसके बाद जो करंट्स है, यहाँ से कुछ करंट्स फ्लो कर रही हैं, तो ये करंट्स जो हैं दे आर बैलेंस्ड इन टाइम, यानी जो करंट्स भी ये भी 120 डिग्री अपार्ट है। तो अगर ये दो कंडीशंस आपकी फुलफिल हो गई तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। और इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इट विल बी फ्रॉम द लीडिंग फेज मैग्नेटिक एक्सिस टू द लैगिंग फेज मैग्नेटिक एक्सिस। और जो आपको एक रिजल्टेंट फ्लक्स जो ये मिलेगा इस ये कैसा होगा, इट विल बी साइनोसाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस, एम्पलीट्यूड होगा 1.5 टाइम्स पाई। वो रिजल्टेंट जो होगा ये उस फेज के साथ आपको इन लाइन मिलेगा जिसमें पीक करंट फ्लो हो रही है। अब ये पॉइंट का क्या मतलब है ये हम आगे देखेंगे। तो जैसे ये देखो, ये आपकी ए एक्सिस है, ए में करंट यहाँ पर क्रॉस का मतलब करंट इज फ्लोइंग इनटू द जो आपका स्क्रीन है इनटू द स्क्रीन, और डॉट का मतलब इट इज कमिंग आउट। तो क्रॉस का मतलब हो गया इन, करंट इज गोइंग इन। डॉट का मतलब हो गया करंट इज गोइंग आउट। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपना राइट हैंड रूल यूज कर सकते हो। तो अगर आप राइट हैंड अपना जो आपका पाम है, जो आपकी फिंगर्स है उनको कर्ल करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यहाँ क्रॉस में आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करो इनसाइड, और डॉट से क्या करो, फिंगर्स को बाहर ले आओ। थंब आपका पॉइंट करेगा इन दिस डायरेक्शन जो आपको दे देगा पॉजिटिव मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ ए। तो अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है आपको इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। पॉजिटिव, दिस विल बी द पॉजिटिव मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ ए डैश। ये आपका ए फेज है। सिमिलरली बी फेज के लिए ये होगी इसकी पॉजिटिव मैग्नेटिक एक्सिस, सी फेज के लिए ये है आपकी पॉजिटिव मैग्नेटिक एक्सिस। अब हम एक इंस्टेंट ले रहे हैं, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, जो आपकी करंट है आर फेज की। तो आर फेज मतलब जो आपका ए फेज है इसमें जो आपकी करंट है दैट इज आई आर, जो आपका ए फेज है। तो इसकी करंट जो है इट इज एट द पीक। तो दिस करंट इज एट द पीक। और जो हमारी फेज सीक्वेंस है दैट इज आर वाई बी। पहले आर फेज पीक करेगा, फिर वाई फेज पीक करेगा, फिर बी फेज पीक करेगा। तो एट ओमेगा टी इक्वल टू 0 आई आर विल बी इक्वल टू आई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी, आई वाई विल बी इक्वल टू आई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, एंड आई बी विल बी इक्वल टू आई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। तो ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे हम क्या देख रहे हैं, हमारा जो ये आई आर है इट इज एट द पीक। हमने एक ऐसा इंस्टेंट ले लिया जहां पर आपका आर फेज की जो आपका ए फेज है उसमें जो करंट फ्लो हो रही है आई आर, दिस इज एट द पीक। तो अगर आप देखोगे एट ओमेगा टी इक्वल टू 0, आप इसमें ये वैल्यूज पुट कर दो,
तो योर आई आर दिस विल बी इक्वल टू आई एम, यानी करंट यहाँ पर मैक्सिमम होगी। आर फेज जो आपका ए फेज है वहां पर जो करंट है दैट विल बी मैक्सिमम। आई वाई विल बी इक्वल टू -0.5 टाइम्स आई एम। आई बी विल बी इक्वल टू -0.5 टाइम्स आई एम। तो जब आप इसमें ये ओमेगा टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगे। आई आर विल बी एट मैक्सिमम, आई वाई विल बी -0.5 टाइम्स आई एम, आई बी विल बी इक्वल टू -0.5 टाइम्स आई एम। अब देखो हमने जो डायरेक्शंस ली थी, जो हमारी रेफरेंस थी, तो क्योंकि आई आर अगर आपको पॉजिटिव करंट्स आनी है तो ए पे आपका क्रॉस होना चाहिए, ए डैश पे डॉट होना चाहिए, बी पे क्रॉस होना चाहिए, बी डैश पे डॉट होना चाहिए, सी पे क्रॉस होना चाहिए, सी डैश पे डॉट होना चाहिए। तो ए की तो सेम रहेगी, यहाँ पर क्रॉस रहेगा, यहाँ पर डॉट रहेगा, लेकिन हमने क्या देखा, जो आपकी करंट आई बी है या आपकी करंट आई वाई है, ये हमें -0.5 टाइम्स आई एम आई। तो करंट की डायरेक्ट क्योंकि करंट अब हमारी नेगेटिव आ रही है, जो हमने रेफरेंस ली थी उसके अपोजिट पोलैरिटी आ रही है। अब आप क्या देखोगे, यहाँ पर डॉट होगा और यहाँ पर क्रॉस होगा, जो कि यहाँ पर मैंने ये दिखाया है। अब देखो ए फेज में तो सेम रहेगा, यहाँ पर क्रॉस रहेगा, यहाँ पर डॉट रहेगा, लेकिन क्योंकि आपका आई वाई और आई बी ये नेगेटिव है और वैल्यू कितना आ रहा है -0.5 टाइम्स आई एम, अब यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर आपका डॉट रहेगा, यहाँ पे आपका क्रॉस रहेगा, यहाँ पे आपका डॉट रहेगा, यहाँ पे आपका क्रॉस रहेगा। आई आर वाले का सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पर आपको पॉजिटिव करंट आई है। अब इसकी वजह से अब आप क्या देखोगे, देखो पॉजिटिव मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ बी इस डायरेक्शन में थी, तो नेगेटिव कहाँ से आएगी, इस डायरेक्शन में, और ये हाफ ही होगा क्योंकि हमारी करंट यहाँ पर अभी हाफ है। सिमिलरली सी फेज का भी आपको इस डायरेक्शन में मिलेगी अब मैग्नेटिक एक्सिस। और अगर अब आप रिजल्टेंट, और ये रहा आपका ए फेज, ए फेज में मैक्सिमम करंट है तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा। और जब आप रिजल्टेंट देखोगे, आप देख रहे हो कि रिजल्टेंट जो है इट इज ए लाइन दैट इज इन फेज विद, इसका ये इसकी डायरेक्शन किधर पे है, इट इज अ लाइन विद एन एक्सिस ऑफ दैट फेज विच कैरीज पीक करंट। तो आपने यहाँ पर देखा पीक करंट कैरी कर रहा था आपका ये ए वाला फेज, जहां पर करंट आई आर थी। तो इसी फेज की के साथ ये क्या होगा, जो वाला फेज आपका पीक करंट जिसमें फ्लो हो रही है रिजल्टेंट, उसी फेज के साथ अलाइंड होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि रिजल्टेंट जो है वो ए फेज के साथ उसकी पॉजिटिव मैग्नेटिक एक्सिस के साथ अलाइंड है। और रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा, इट विल बी 1.5 टाइम्स 5। अगर ये अगर ये आपका 5 मैक्स है तो आपका 1.5 कहीं यहाँ पर आएगा। तो रिजल्टेंट विल बी इन फेज, रिजल्टेंट जो होगा ये उस फेज के साथ इन लाइन होगा जो पीक करंट आपका कैरी कर रहा है। तो अभी आपका ए फेज कर रहा था कैरी, तो इस डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट आ गया। अब देखो आफ्टर 120 डिग्रीज, 120 डिग्रीज के बाद क्या होगा, अब आपका वाई फेज पीक कर रहा होगा, इट विल बी कैरिंग द पीक करंट। तो आप ऊपर जो आपका ये वैल्यूज आए हैं उसमें आप ओमेगा टी का वैल्यू पुट कर लो। तो आप देखोगे आपका अब क्या होगा, अब आपका क्या होगा आफ्टर 120 डिग्रीज, आपकी जो आपका जो दूसरा फेज है वहां पर जो करंट है आई वाई वो अब मैक्सिमम पे है। और जो आपका आई आर और आई बी है नाउ दे आर -0.5 टाइम्स आई एम, आई बी इज ऑल्सो -0.5 टाइम्स आई एम। तो अब आप क्या देख रहे हो, आपका देखो जो आपका ए फेज है दैट इज, उसके अब अगर पॉजिटिव एक्सिस इस तरफ से आ रही थी, नेगेटिव एक्सिस ए फेज की इस डायरेक्शन में आएगी। बी फेज की पॉजिटिव एक्सिस अगर इस डायरेक्शन में थी तो नेगेटिव एक्सिस इस डायरेक्शन में आ जाएगी। और आई वाई जो है आपका, इसकी तो ये बिकॉज इसकी यहाँ पर आपको पॉजिटिव करंट आ रही है, तो पॉजिटिव एक्सिस ऑफ जो आपका सी फेज है वो तो इसी तरफ से आ रहा है। और इसका रिजल्टेंट जब आप देखोगे, रिजल्टेंट विल बी 1.5 टाइम्स मैक्सिमम फ्लक्स। और अब डायरेक्शन क्या है इसकी,
इट इज इन लाइन विद दैट फेज दैट कैरीज पीक करंट। तो ये सी वाले जो आपका सी फेज है उसकी डायरेक्शन में अलाइंड है, और जो इसका वैल्यू है दैट इज 1.5 टाइम्स फाइव। सिमिलरली आगे चलो, आफ्टर 240 डिग्रीज अब आप देखोगे कि ये जो आपका रिजल्टेंट फ्लक्स होगा इट विल बी अलाइंड विद जो आपकी करंट आ रही है आई बी। अब आई बी आपके पीक पे होगा, और आई बी फ्लो कर रहा था आपके इस फेज में, ये जो आपका बी बी डैश था इस वाइंडिंग में ये फ्लो कर रही थी। तो अब ये क्या हो रहा है, आप देखोगे कि ये बी फेज वाली डायरेक्शन में अलाइंड हो रहा है। और 120 डिग्रीज के बाद देखोगे, अब आप देखोगे कि रिजल्टेंट फ्लक्स वापस किधर आ गया है, ए फेज के साथ ये अलाइन हो गया। तो आपका जो आप क्या देख रहे हो, जो आपका ये रिजल्टेंट फ्लक्स है ये ऐसे घूम रहा था, पहले इस डायरेक्शन में अलाइन था, फिर ऐसे रोटेट होता गया, सी फेज के साथ अलाइन हुआ, फिर ऐसे रोटेट हुआ, फिर बी फेज के साथ अलाइन हुआ, और ऐसे ही अब घूम रहा है। ऐसे आपकी ये डेवलपमेंट होती है ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है फॉर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो आपके पास थ्री फेज वाइंडिंग होनी चाहिए, दैट शुड बी बैलेंस्ड इन स्पेस एंड इट शुड कैरी थ्री फेज करंट्स बैलेंस्ड इन टाइम। तो इनकी वजह से ही आपको एक रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगी जो सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करेगी। डायरेक्शन होगी फ्रॉम लीडिंग फेज मैग्नेटिक एक्सिस टू लैगिंग फेज मैग्नेटिक एक्सिस। रिजल्टेंट जो होगा साइनोसाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एम्पलीट्यूड 1.5 टाइम्स मैक्सिमम फ्लक्स होगा, और ये होगा इन लाइन विद दैट एक्सिस जिसमें पीक करंट फ्लो हो रही है। तो ऐसे आपका होता है प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और जो आपका इंडक्शन मोटर होता है इसकी अगर हम वर्किंग देखेंगे तो आपके पास हम क्या करते हैं, हम एक्साइट करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्टेटर को आप जैसे ही करंट दोगे, आपके पास ये स्टेटर वाइंडिंग है, ये आपकी ये आपका स्टेटर है, तो स्टेटर पे आपकी वाइंडिंग्स है जो जैसे मैंने आपको बोला। तो जैसे ही उन वाइंडिंग्स में अब आप क्या करोगे, आपके पास ये ए फेज है, बी फेज है, सी फेज है, जैसे ही इसमें अब ये करंट फ्लो हो रही हैं, तो जैसे ही करंट फ्लो हुई इसकी वजह से क्या होगा, ये जो आपको एक यहाँ पर हमने देखा कि एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस हो रही है। तो जैसे ही ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, अब इधर पे क्या है, आपका रोटर प्रेजेंट है। रोटर कैसा होता है आपका, आपके पास या तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होता है या तो बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर होता है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे कॉपर के वो बार्स होते हैं, एंड दे आर शॉर्टेड बाय दीज। यहाँ पर आपको फिर जो एंड रिंग्स होती हैं इनसे इनको शॉर्ट किया जाता है। तो ऐसा आपका यहाँ पर रोटर होगा। अब रोटर एक मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसमें कुछ वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगी। तो जैसे ही वोल्टेज इंड्यूस होगी अब इसमें भी क्या होगा, करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो देखो जहां पर भी अगर आप ये देखोगे, जैसे ही आपकी यहाँ पर क्या हो गया, एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ही आपकी करंट फ्लो होगी तो ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जो आपका रोटर है ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड अब प्रोड्यूस करेगा। और अब क्या होगा, ये जो दो मैग्नेटिक फील्ड्स हमारे, अब हमारे पास एक स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड थी और अब एक हमारे पास रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड आ गई है रोटर की। इन दोनों की इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा, एक हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। और उस टॉर्क की वजह से अब क्या होगा, जो आपका ये रोटर है ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हमने थोड़ा देखा इंट्रोडक्शन टू एसी ड्राइव्स, एसी ड्राइव्स होता क्या है। सेकंड हमने देखा कि स्पीड कंट्रोल के तरीके, हमारे पास स्केलर कंट्रोल है, वेक्टर कंट्रोल है, डायरेक्ट और कंट्रोल है। मैथमेटिकल मॉडल में हमारे पास स्टेडी स्टेट मॉडल है, डायनामिक मॉडल है। स्टेडी स्टेट मॉडल में हम डायरेक्टली क्या यूज़ करते हैं, पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट। तो जो भी आपका इंडक्शन, जो भी आपने अभी तक मशीन्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है,
तो वो सब आता है स्केलर कंट्रोल में। उसके बाद हमने देखा प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, कैसे आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, कैसे वो रोटेट होती है, रोटेशन क्यों होती है, ये सब हमने देख लिया। और प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क पे मैं थोड़ा और आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, आपकी मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ।